नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवमाशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की रखी आधारशिला। कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को करेगा पूरा। कहा, आधुनिक सुविधाओं से लैस नया भवन बढ़ाएगा सांसदों की कुशलता। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 6,266 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने नाहरलगुन में भाजपा की चुनाव रैली को किया संबोधित। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए जेडीयू का घोषणा पत्र जारी। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा, कृषि अधिनियम को लेकर आंदोलन भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का षड्यंत्र। कहा, कृषि अधिनियम से पूर्वोत्तर सहित देश के सभी राज्यों के किसानों को अपने उत्पादों का मिलेगा उचित मूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में संवैधानिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे। भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे और 2047 के संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण देखा। राज्यपाल ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वर्ष 2022 में देश की
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के नए भवन का शुभारंभ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने कहा कि संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर आधारित नए संसद का भवन सही मायने में पहली बार भारत में पीपल्स पार्लियामेंट के निर्माण का अवसर होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल हरित प्रौद्योगिकी और भारतीय तकनीक का अधिकतम उपयोग देश के बहुत से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। एशियन के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस की स्थापना के 10वें वर्षगांठ समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैव आतंकवाद और गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और महामारी संबंधी खतरों को दूर करने के प्रयासों को जारी रखने की भी जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नियमों पर आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधित अपराध और आतंकवाद कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें मंच से निपटने की आवश्यकता है। एशियन के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आसियान देशों और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका के लिए एक मंच है जिन्हें प्लस देशों के रूप में जाना जाता है। इसका मंत्र आसियान क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 6,266 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। इनमें 98 जिला परिषद सदस्य और 6,168 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब 242 जिला परिषद सदस्यों में से 142 के लिए मतदान होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों के 8,175 में से 1,670 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ईटानगर और पासीघाट के 2 शहरों स्थानीय निकायों में 28 म्यूनिसिपल वार्डों में से 23 में वोट डाले जाएंगे। 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही चरण में इस महीने की 22 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इधर ईटानगर शहरी निकाय के वार्ड संख्या 17 में कॉर्पोरेटर पद के लिए भाजपा उम्मीदवार तामे फासंग के पक्ष में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। जो हमारा 2-3 साल में मैं वादा करता हूँ, ईटानगर नाहरलागुन का जितने भी जो सेक्टोरियल रोड्स है वो पूरा आपका सीसी पेमेंट करके पूरा हम ठीक करके देंगे। और यही नहीं बल्कि हमारा जितने भी जो कॉलोनीज में स्ट्रीट लैंप, रात को अगर कहीं लोग बाहर जाते हैं तो हमारी स्ट्रीट लैंप होना बहुत जरूरी होता है। हाईवेज में हमारा ईटानगर से लेके पूरा यहाँ तक मैं पूरा हाईवे में भी स्ट्रीट लैंप लगा के दूंगा और आपके कॉलोनी में भी पूरा हम स्ट्रीट लाइट लगा के देंगे। तो इस प्रकार का हमारा प्रोग्राम स्मार्ट सिटी के अंदर में बहुत सारा प्रोग्राम्स हम लोग ने रखा हुआ है। मेजर जो प्रोग्राम्स होता है कुल मिला के, और यहाँ ईटानगर जो अपना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1000 करोड़ 1000 करोड़ का काम अभी होना बाकी है यहाँ पे। इसीलिए उस 1000 करोड़ को हैंडल करने वाला, उस 1000 करोड़ को प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने वाला ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा लोग और अच्छा पार्टी से, जो पार्टी नियत साफ है उसी पार्टी को ही आप लोग वोट देना है। जनता दल यूनाइटेड ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर काउंसिलर पद के सभी उम्मीदवारों के अलावा जेडीयू की अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष रूही तागुंग, विधायक तेची कासो सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में ईटानगर शहरी निकाय को देश के 10 स्वच्छ नगरों की सूची में शामिल कराने, स्वच्छ पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं के विकास, यातायात की भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने, कार पार्किंग के स्थल के विकास, पैदल चलने वालों के लिए सभी सड़कों पर फुटपाथ की व्यवस्था, स्थानीय नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आउटडोर जिम के निर्माण, मीट की बिक्री के संबंध में आधुनिक सुविधाओं के विकास और जल निकास व्यवस्था का वादा किया गया है। स्थानीय किसानों के जैविक उत्पादों के विपणन के लिए अलग से मार्केटिंग सेट के निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सहित कई वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं।
मामा का भाई बहन दोस्ती का दिलों में बस गया। इसीलिए मैं ईटानगर से बार बार आता हूँ और मैं हमेशा अपना माता पिता भाई बहन से ईटानगर का जनता हर जनजात से, चाहे हो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई दोनी पोलो सभी का साथ मिल के रहना चाहता और मिल के रहेगा। और मेरा जितना कैंडिडेट है वो भी इसी तरह की मिल के रहेगा, मिल के काम करेगा। ईटानगर को सुंदर बनाने में, सफलता बनाने में आप सभी साथ देगा, मैं उम्मीद करता हूँ। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 7 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 709 है और अब तक 15,697 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में चांगलांग जिले से सबसे अधिक 15, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 5, वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग से 2-2 मामले शामिल है। राज्य भर से कोविड जांच के लिए कल 595 सैंपल एकत्र किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से अधिक नए कोविड संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले 97,67,000 से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 412 लोगों की कोविड से मौत हुई है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,72,000 से अधिक है। 92,53,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,725 लोग ठीक हुए। ठीक होने की दर 94.74% हो गई है। असम में कड़ी सुरक्षा के बीच चिरांग और कोकराझार जिलों में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हुआ। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रमा महिलरी, मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा और चंदन ब्रह्मा, पूर्व सांसद यूजी ब्रह्मा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आज अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। आज हुए चुनाव के लिए 10 लाख से अधिक मतदाता थे और इस चरण में 111 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना शनिवार को होगी। आज मानव अधिकार दिवस है। यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलब्ध में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इसके तहत मानव गरिमा, समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इस वर्ष मानव अधिकार दिवस का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है, जिसमें मानव अधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आयोग ने 12 अक्टूबर 1993 में अपनी स्थापना के बाद इस वर्ष 6 दिसंबर तक मानव अधिकार उल्लंघन के 19,50,000 मामले दर्ज किए हैं और 19,32,000 मामले निपटाए हैं। आयोग की सिफारिश पर विभिन्न राज्य एजेंसियों ने 7,000 से अधिक मामलों में पीड़ितों को 188 करोड़ रुपए की राहत राशि दिलाई है। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कृषि अधिनियम को लेकर किसानों के आंदोलन को भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का षड्यंत्र करार दिया है। राज्य भाजपा मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कई दशकों से किसानों के उत्पादों को मिडिल मैन बहुत कम मूल्य में खरीदकर उसे ऊंचे दाम में बेचते हैं। श्री तागे ताकी ने दावा किया कि केंद्र सरकार के एग्री मार्केटिंग लॉ से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को ही लाभ होगा। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पौधा उपलब्ध कराने के अलावा उनके उत्पादों को कंपनियां खरीदने का आश्वासन भी दे रही है। जो मिडिल मैन है, जो मंडी में डील करता है, उन्होंने बहुत ही कमती पैसे से खरीदा था। इसको हटाने के लिए हम लोग ने 2 बिल का यहाँ पर लागू किया है। एक जो है फार्मर्स Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitations Bill 2020 and दूसरी है Farmers Empowerment Protection and Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020। ये दोनों बिल में खास करके देखा जाए, मैं नहीं बोल सकता कि इसमें हरियाणा में, पंजाब में, देन यूपी में जहाँ वेल सेटल फार्मर्स लोग हैं उनका क्या असर पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्लेन वे में देखा जाए
तो ये पैदा है फार्मर्स का। इसमें क्लियर कट उन लोग ने बोला कि MSP जो बेसिक सेल प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस जो है उसको कोई हार्म नहीं होगा, उसको जो देना है बाकायदा उसको रखेगा। एंड प्रोड्यूस मार्केटिंग को मंडी में सिर्फ लागू नहीं करते हुए इसको फार्मर्स का स्वतंत्र रूप से कहीं भी बेच सकता है। स्पेशली अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने सीदोनी क्रिकेट क्लब को हराकर खिताब अपने नाम किया। दापोरिजो प्रीमियर क्रिकेट लीग में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि तादू बेयोर ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया। उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।